जब अलायना हॉल से निकली तो संग्राम फिर से अभिनव के पास आया और बोला, ये रहा आपका हार, इसका पेमेंट हो गया है। यह सुनते ही अभिनव ने नंदिता का बिजनेस कार्ड अपनी जेब में डाला और उसके बाद हार की तरफ देखने लगा। हार को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इतने में संग्राम ने अभिनव से पूछा, आप इस हार का क्या करने वाले हो? अभिनव ने इस सवाल के जवाब में बस संग्राम को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो। अभिनव संग्राम के साथ उस हॉल से बाहर निकलने लगा था। उसका हाथ अभी भी अपनी जेब में उस बिजनेस कार्ड पर था जो नंदिता ने उसे दिया था। वो अलायना यानी नंदिता को जरूर फोन करने वाला था। जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसकी नजर सामने बने एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी हूबहू अनन्या की गाड़ी जैसे लग रही थी। अभिनव के पैर जब उस गाड़ी को देखकर रुक गए तो संग्राम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? अभिनव आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी नजर अभी भी उस गाड़ी पर टिकी हुई थी। तभी अभिनव ने देखा कि अनन्या और चाहत उस रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे। अभिनव ने संग्राम को देखा और बोला, तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। फिर अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी निकाली और संग्राम को देते हुए बोला, यह हार मेरी गाड़ी में रख देना और गाड़ी अकरम की यहां खड़ी कर देना, मैं उसे कल लेने आ जाऊंगा। अभिनव ने संग्राम को इतने अच्छे से समझा दिया था कि अब संग्राम के पास बदले में पूछने के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। अभिनव ने भी अनन्या की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे ही चाहत ने अभिनव को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो खुशी से चहकते हुए बोली, अभिनव! ये नाम सुनते ही अनन्या की त्योरिया चढ़ गई और अगले ही पल वो हताश भी हो गई। उसने देखा कि अभिनव सामने से चला आ रहा था। जैसे ही वो अनन्या के पास आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जवाब देने से पहले ही एक सेकंड के लिए अनन्या को देखा। उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। अब अभिनव ने अनन्या के सवाल पर आते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ खाने आया था और जब मुझे तुम दिखी तो मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री में घर भी पहुंच जाऊंगा। मेरी कार में बैठने के बारे में सोचना भी मत, अनन्या ने कहा और वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चाहत और अभिनव भी उसके पीछे जा रहे थे। अनन्या ने जैसे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो इतने में चाहत ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो यार, वो तेरा पति है। नहीं, वो मेरा पति नहीं है, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद कर लिया। आखिर में उसने चाहत को देखा और बोली, तू मेरी गाड़ी में बैठ रही है या नहीं? नहीं, मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूं। अगर तुम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाओगी तो मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, समझी? चाहत के मुंह से यह जवाब सुनते ही अनन्या ने झटके से पलटकर उसे देखा और बोली, नहीं, तुझे क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही है? ये कोई बच्चा नहीं है, कैब लेकर घर आ जाएगा। लेकिन वो कैब नहीं लेना चाहता है। मैं फिर कह रही हूं, अगर तू इसे लेकर नहीं गई तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी अपने घर, चाहत ने कहा और वही जमकर खड़ी हो गई। जिस तरह से चाहत अभिनव को सपोर्ट कर रही थी, अनन्या को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी कि चाहत जो कर रही है उसे लेकर वो सीरियस है, लेकिन वो अभिनव और चाहत को किसी भी तरह से एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहती थी। आखिर में अनन्या ने अपनी जिद छोड़ी, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर आ सकते हो। यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया और बोला, थैंक यू सो मच अनन्या, तुमने तो मेरी जान ही बचा ली। मेरे पास लास्ट 500 रुपए बचे थे और मैं उन्हें खर्च नहीं करना चाहता था। अभिनव की ये बात सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया। अभिनव को अनन्या की दोस्त के सामने ये कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही थी कि उसकी जेब में आखिरी 500 रुपए रह गए थे। चाहत ये सुनकर हंसी और बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदा डाउन टू अर्थ और ऑनेस्ट है, जो सच है वो सीधा कह देता है। हाँ, लेकिन मुझे इसकी ऐसी टुच्ची बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनन्या ने कहा। यह सुनकर चाहत और जोर से हंसने लगी। तभी उसकी नजर फिर से अभिनव के सूट पर पड़ी और उसने कहा, ये तो एक ही ब्रांड का है ना? इतना सुनते ही अनन्या ने भी गौर से अभिनव के सूट को देखा और बोली, एके? तुमने एके का सूट पहना हुआ है?
मुझे तो लग रहा था कि ये मेरा दिया हुआ सूट है। तुम इतना महंगा सूट कहाँ से ले आए? वो अकरम सर ने मुझे कुछ एडवांस पेमेंट दिया था ना, तो मैंने सोचा कि उससे उससे मैं अपने लिए एक सूट तो खरीद ही लूं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो एडवांस पेमेंट देती है? अनन्या ने पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, सर को मेरा काम पसंद आया, तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि सर कुछ एडवांस मिल सकता है। तो वो मान गए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैंने सूट खरीद लिया ताकि तुम्हारे साथ कहीं आऊं जाऊं तो तुम्हारी तरह अच्छा दिख सकूं। अभिनव अनन्या को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या उसकी बातों को कितना ध्यान से सुन रही थी ये तो पता नहीं, लेकिन चाहत उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने अनन्या को छेड़ने के लिए कहा, वैसे तुम्हें सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं अभिनव, तुम बिना सूट के भी हैंडसम लगते हो, जस्ट लाइक अ हॉट केक। इतना कहकर चाहत अनन्या को तिरछी निगाहों से देखने लगी। अनन्या ने गाड़ी चालू की और आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर नहीं बल्कि चाहत की कही बात पर था। अभिनव के लिए चाहत के मुंह से तारीफ सुनकर अनन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना हाथ उठाए उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो। अनन्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि चाहत अभिनव को हैंडसम कह रही थी। चाहत अनन्या की बाकी दोस्तों की तरह नहीं थी। वह बहुत देख समझकर अपने लिए कुछ पसंद करती थी। वह बहुत चूजी थी, तो फिर उसने अभिनव को कैसे हैंडसम कह दिया? यह सवाल अनन्या के दिमाग में घूमता जा रहा था। सामने देख! जब अनन्या इन्हीं सवालों में उलझी हुई थी, ठीक तभी चाहत जोर से चिल्लाई और अचानक से अनन्या का ध्यान सड़क पर आ गया। उसने देखा कि वो गाड़ी चलाते हुए रॉन्ग लेन में आ गई थी और उसके ठीक सामने एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। यह देख अभिनव और चाहत के होश उड़ गए थे। अनन्या ने जोर से ब्रेक लगाया और अपनी गाड़ी को जैसे तैसे सामने आ रही गाड़ी से टकराने से बचा लिया। उधर सामने वाली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुकी और उसमें से कुछ आदमी नीचे उतरकर अनन्या की गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए। अनन्या ने शीशा नीचे किया और गुस्से में बोली, क्या है? क्यों मेरा रास्ता रोककर खड़े हो? इससे पहले कि अनन्या के सामने खड़े आदमियों में से कोई जवाब दे पाता, पीछे से चाहत ने कहा, उस लड़के का नाम ईशांत है। ये लोग दिग्पाल छिंगावत के आदमी है। तो ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अनन्या ने गुस्से में पूछा। अभिनव इस सब के बीच बस चाहत को देख रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि चाहत प्रिंस नाम के इस लड़के को कैसे जानती थी। अभिनव को यह तो समझ आ रहा था कि दिग्पाल छिंगावत एक बड़ा आदमी है और उसे हर कोई जानता है, लेकिन उसके आदमी का नाम चाहत जैसी लड़की को पता होना, यह अभिनव को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इतने में चाहत गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, क्या चाहिए? इतने में अभिनव भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उन लड़कों को देखने लगा। उन लोगों की तादाद इतनी भी नहीं थी कि अभिनव अकेला उनसे ना निपट सके। जब उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया तो चाहत ने फिर से कहा, कोई कुछ बोलेगा? इतने में उनमें से एक आदमी आगे आया और बोला, प्रिंस मर चुका है और मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। क्या? ये क्या कह रहा हो ईशांत? प्रिंस मर गया? एनीवेज, उसकी मौत में हमारा कोई हाथ नहीं है, चाहत ने कहा। उसके जवाब में ईशांत बोला, उसकी मौत का बदला पूरे गुड़गांव से लिया जाएगा और वैसे भी जिसने उसे मारा है वो यही हमारे सामने है। इतना कहते ईशांत अभिनव की तरफ देखने लगा था। वो जिस तरह से अभिनव को देख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव को जानता था। देखो, ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे किसी प्रिंस को, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाने दो, मुझे देर हो रही है। अनन्या गुस्से में बीच में आकर बोली। यह सुनते ईशांत को हंसी आ गई। वो जोर से हंसते हुए बोला, तुझे घर जाना है, वो भी मेरे बिना? देख क्या रहे हो, उठा लो इसे। ईशांत की बात सुनते ही उसके कुछ आदमी अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अनन्या के पास आ पाते, अगर तुम में से एक भी आदमी आगे आया तो वापस पीछे जाने लायक नहीं बचेगा। अभिनव की बात सुनकर ईशांत को और जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, पहले तो मुझे कम गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस लड़की को यहां लेकर आओ अभी। ईशांत के आदमी फिर से अनन्या की तरफ बढ़ने लगे थे। अनन्या को घबराहट हो रही थी।
उसे लग नहीं रहा था कि अभिनव इन लड़कों से उसे बचा पाएगा, लेकिन जैसे एक आदमी ने अनन्या का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो इतने में अभिनव ने उसका हाथ जकड़ा और जोर से दबा दिया। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला उठा। अभिनव उसे चिल्लाते हुए देख मुस्कुराया और उसके दाईं तरफ से आ रहे एक आदमी के पेट में लात मार दी। इसके बाद उसने 2 और लोगों के सीने में मुक्का मार दिया। एक आदमी ने जब अभिनव की कमर को जकड़ने की कोशिश की तो अभिनव ने अपनी कोहनी से उसका सिर फोड़ दिया। एक के बाद एक ईशान के सारे आदमी नीचे गिरते जा रहे थे। बचे हुए कुछ आदमी भी अभिनव पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहे थे कि इतने में कहीं दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही ईशांत ने यह आवाज सुनी तो वो चिल्लाया, शिट, पुलिस आ गई, भागो। उसकी बात सुनते ही एक के बाद एक गिरते पड़ते सभी लोग ईशान की गाड़ी में बैठे और उनकी गाड़ी तेजी से बाहर रवाना हो गई। अभिनव उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उस आदमी ने अभिनव के सिर पर एक मुक्का मार दिया। अभिनव अनन्या की गाड़ी से जा टकराया। उसके सिर में चोट लग गई थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। एक हवलदार ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरी गाड़ी में कुछ दिक्कत हो गई थी, अभिनव ने खड़े होकर कहा और अनन्या को ढूंढने लगा। अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव को चाहत दिखी तो उसने चाहत से पूछा, अनन्या कहाँ है? उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो बेहोश हो गई है, चाहत ने कहा और ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इतने में अभिनव ने उसे रोका और कहा, तुम इनके साथ घर जाओ, मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। चाहत ने अभिनव की बात मानी और फिर पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चाहत ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया और फिर उन्हीं के साथ घर जाने के लिए रवाना हो गई। इधर अभिनव भी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ा था। इस बीच अभिनव ने राजीव और शर्मिला को भी फोन कर वो सब बता दिया जो अभी हुआ था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब अनन्या होश में आएगी? क्या उसे अभिनव की सच्चाई का पता चल जाएगा? और कैसे जानती थी चाहत प्रिंस और ईशान को? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।